तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें से एक क्वेश्चन अब तक आ चुका है, मार्च 2016 में आया था। ये क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद है अपने को इसका आंसर कुछ? डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस था? डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, into its constituents, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा दो पार्ट्स में टूटता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकता हूँ। सो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो क्या है? ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, दिस डिसोसिएट्स इनटू काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बराबर। दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों में? डबल सॉल्ट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इनटू सॉल्यूशन। एक बार अगर आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इट, व्हाई? बिकॉज ऑल आयंस विल गेट सेपरेटेड। इसको इट कैन बी आइडेंटिफाइड। कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको? काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों को वापस से ऐड कर दो, आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। याद है इसके लिए मैंने आपको बताया था, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले थे। कार्नालाइट था, मोहर सॉल्ट था, अगर एक बार मैं उसको तोड़ूंगा, एलम था, पोटैश एलम, अगर मैं उसको तोड़ूंगा तो सारे ही आयन सेपरेट हो जाएंगे। तो नोबडी कैन से कि ओरिजिनल आयंस कौन से थे। पर इसको तोड़ूंगा, जैसे एग्जांपल के लिए K4FeCN6 ले लो, अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूं तो ये तो दो ही पार्ट में टूटेगा, 4 K+ के आयंस बनेंगे और एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा। बराबर। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि ये ओरिजिनल कंपाउंड क्या है तो मैं फिर से इसको ऐड कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल कंपाउंड क्या था। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा दो ही पार्ट्स में ब्रेक होता है, इसलिए उसको वापस से ऐड करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओरिजिनल कंपाउंड क्या था। पर डबल सॉल्ट पूरा का पूरा ही आयनाइज्ड हो जाता है, उसके सारे आयन सेपरेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ओरिजिनल कंपाउंड क्या था। यहाँ तक तो ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मार्च 2016 में आ चुका है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया था। नाउ टुडे विल मूव फॉरवर्ड। चैप्टर की अपनी एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को भी थोड़ा समझना है। जैसे आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो थोड़ा सा जरा इस चैप्टर की लैंग्वेज भी सीख लो। जैसे सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जब मैंने अभी अभी जो एग्जांपल लिखा था, जैसे K4FeCN6, इसमें ये जो ब्रैकेट में जो टर्म मैं लिखता हूँ ना, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो देखो, मुझे दो क्वेश्चंस पढ़ाने थे। एक है काउंटर आयन और दूसरा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप एक ही एग्जांपल में इन दोनों को देख सकते हो। जब सॉल्यूशन में आप इसको प्रिपेयर करोगे, जब आप इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, तो जो आयन सेपरेट हो जाएंगे वही होते हैं काउंटर आयंस। जैसे अगर मैंने इसको पानी में डाला तो ये जो 4 पोटेशियम के आयन सेपरेट हो गए ना, तो दीज 4 पोटेशियम आयंस आर काउंटर आयन। और ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये जो एक पूरा इंटैक्ट स्पीशीज है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? इट इज द central metal atom with some ligands written in square bracket. ठीक, it is metal atom की जगह मैं Ca में लिख दूं central metal atom, central metal atom with ligands written in square bracket. बराबर। चाहिए तो आप विथ चार्ज एक वर्ड भी ऐड कर दो, विथ प्रॉपर चार्ज लिख देना यहाँ पे।
तो ये होता है आपका coordination sphere. And what is counter ion? It is the ions of complex that are separated in solution. सही है। अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया तब भी आप यही एग्जांपल देना, इस पे क्वेश्चन आया तब भी यही एग्जांपल देना। जब इस पे क्वेश्चन आए तो ये वाले पार्ट को हाईलाइट कर देना, और जब इस पे क्वेश्चन आया तो ये वाले पार्ट को हाईलाइट कर देना। जैसे अगर मुझे यहाँ एग्जांपल देना होता तो मैं सेम चीज वापस से लिखता, K4 FeCN6 gives 4K प्लस वही सेम चीज लिखी मैंने, बस जिसके बारे में आंसर लिख रहा हूँ उसको सिर्फ हाईलाइट कर दूंगा। इसके बारे में लिख रहा हूँ तो इस बार मैं इसके नीचे लिख दूंगा काउंटर आयन, क्योंकि इसको हाईलाइट करना है ना। और अगर इसके बारे में लिख रहा होता तो मैं इसके नीचे लिख देता क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिंपल है, हो जाएगा ये। एक और भी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आता बट वो आपको कंफ्यूज ना करे इसलिए मैं डील कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन। Complex ion. So it is nothing but coordination sphere written with proper charge. प्रॉपर चार्ज के साथ अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिख दो तो वही आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। आयन वर्ड पे ध्यान, तो वो इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि काउंटर आयन सेपरेट होते हैं। जैसे K4 FeCN6, अगर मैं इसको तोड़ूं तो जैसे ही काउंटर आयन सेपरेट होगा तो जो बचा हुआ पार्ट है उस बचे हुए पार्ट पे चार्ज आ जाएगा। तो अब ये आयन हुआ कि नहीं, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो इन अ वे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। बस आप काउंटर आयन साइड में निकाल दो तो आपको काउंटर कॉम्प्लेक्स आयन दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बस इसलिए डील करके बाकी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बस वो दोनों पढ़कर जाना है जो इसके पहले मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अब यहाँ से थोड़ा आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जाम में आ भी सकता है, पहले भी आए। इसके बाद है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। और थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ से कंफ्यूजन भी आ सकता है। अगर आपसे पूछा गया हाउ मच इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो तब आप क्या देखोगे, तब आप सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स आयन मैंने लिखा था या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो मैंने लिखा था उसके ऊपर का खाली चार्ज मेंशन करो। जैसे अभी भी मैंने क्या लिखा था, FeCN6 -4, तो ये जो था ना दिस इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। समझ गया चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स देखना मतलब क्या देखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक, और भी दो चार एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे NH3 6Cl2, ये देखो ये इसके कहीं पे भी आपको चार्ज दिखा है। अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ गया तो हाउ मच इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले आपको इसको काउंटर आयन से अलग करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो कि इस बार काउंटर आयन मैंने लास्ट में लिखा है, तो आपको आदत ना पड़ जाए कि हमेशा काउंटर आयन पहला हो, इसलिए मैंने जानबूझकर ये एग्जांपल दिया। काउंटर आयन पहले भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, काउंटर आयन बाद में भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बात समझ में आ गई ना। हाउ वुड यू सेपरेट इट, जैसे आप इसको ब्रेक करोगे प्लस ना, दो क्लोरीन है तो दोनों पे -2 का चार्ज आएगा, तो इसी का अपोजिट चार्ज यहाँ पे आना चाहिए कंपनसेट करने के लिए।
Now how much is the charge on complex? Plus 2. यही आंसर। और जब भी इसका आंसर लिखना हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखना है, टू मत लिखना। चार्ज बता रहे हो ना, इट मस्ट ऑलवेज बी असाइन्ड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक, वरना कई बार बच्चे टू लिख देते हैं तो उस पर बहस करते हैं कि सर एक ही बात तो है। चार्ज हमेशा प्लस और माइनस के साथ ही लिखा जा सकता है। ठीक, तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मिल गया, अगर सामने वाला आपसे चार्ज मांग रहा है तो आप क्या करोगे? यू विल ब्रेक दैट कॉम्प्लेक्स इनटू कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। जैसे काउंटर आयन सेपरेट होगा आपको उसके ऊपर चार्ज दिख जाएगा। और ये इसके लिए आपको काउंटर आयन का चार्ज का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। धीरे धीरे आप सीख जाओगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा। ओके, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स समझ गया। नाउ आफ्टर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ पढ़ाता हूँ क्योंकि हमको इसको कंपेयर करके सीखना है। हाउ मच इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA? अब इसका ध्यान, अच्छा इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? इसकी डेफिनेशन भी पहले देख लो। ये तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया ना सिर्फ। अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो इट इज द नेट चार्ज, या तो नेट चार्ज बोल दो ऑन कॉम्प्लेक्स, या इससे ज्यादा अच्छा है कि इट इज द सम ऑफ चार्जेस ऑफ CMA एंड लिगैंड्स। लिगैंड्स और CMA जब दोनों के चार्जेस को आप ऐड कर दोगे तो जो चार्ज आएगा वही होता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। जैसे इन दोनों के चार्जेस को अगर आप ऐड करोगे तो इतना आएगा। ठीक, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग से सिखा दिया मैंने, और अगर डेफिनेशन आ गई तो आप ये वाला लिखोगे। यहां तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA। इस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं। कोई भी ये लोग दे देंगे और आपको बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको पहले से आना चाहिए। मैं जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहा हूँ आप लोग देखते जाओ, यहीं पे बेसिक सीख जाओगे। जैसे पहला ही वाला ले लेता हूँ, यही वाला आपके लिए पहला क्वेश्चन है K4FeCN6। इस पे क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा गया CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तब ये कैसे निकालोगे आप? पहले आप इसको क्या करोगे, ये विल ब्रेक इट। जैसे ही ब्रेक करोगे ये बनेगा 4K प्लस, और फिर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा वो होगा FeCN6 -4। अब हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, ना फॉरगेट काउंटर आयन। काउंटर आयन का काम क्या है? इसके थ्रू हमको ये वाला चार्ज मिला, और यही वाला चार्ज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट FeCN6 -4 था। अब ये जो -4 है ये कहां से आ रहा है? इन दोनों का सम है, मैंने ऊपर ही लिखा था कि ये इन दोनों का चार्ज का सम है ये -4। तो कैन आई राइट कि इट इज द चार्ज ऑन CMA प्लस चार्ज ऑन लिगैंड्स इज इक्वल्स टू -4 आएगा इस केस में, बराबर। यही मतलब निकलता है इसका। ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर पाओगे। तो अब बताओ, चार्ज ऑन CMA तो हमको पता नहीं है भाई, तो हम निकालने आए, तो लेट्स कंसीडर इट x प्लस चार्ज ऑन लिगैंड्स कितना आएगा? कितने लिगैंड्स हैं? 6। सो इट इज 6 इंटू चार्ज ऑन साइनाइड, बराबर। कितना आना चाहिए ये? -4। अब एक साइनाइड का चार्ज कितना है? साइनाइड पे आपने हमेशा -1 का चार्ज देखा होगा, याद करो। अगर आपने कभी भी देखा है तो पोटेशियम साइनाइड देखा है, सोडियम साइनाइड देखा है, सिल्वर साइनाइड देखा है, तो इसकी वैलेंसी 1 ही होगी ना। सोचो, तो इसका मतलब साइनाइड पे कितना चार्ज है? -1। जस्ट सब्स्टिट्यूट -1 हियर। तो ये कितना हो गया? x - 6 इज इक्वल्स टू -4। -6 उस साइड जाएगा, +6 कितना बचेगा? +2 बचेगा, हाँ या ना? ये -6 उस साइड गया, +6 +6 -4 इज +2। तो कितना चार्ज आया? +2। समझ गए? एक और क्वेश्चंस करवाता हूँ। नेक्स्ट ये वाला ले लेते। कहाँ गया वो अमोनिया वाला? अमोनिया वाला कहाँ गया? मिटा दिया क्या मैंने? क्या था वो? निकेल था ना, निकेल 6 टाइम्स अमोनिया।
सो आपसे पूछा गया है कि हाउ मच इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन यही था पहला स्टेप। क्या सिखाया मैंने? ब्रेक इट। तो आप सबसे पहले इसको ब्रेक करो। ब्रेक करोगे ये पूरा पार्ट, +2 Cl। Cl पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो ये -2 चार्ज हो गया ना, क्योंकि एक क्लोरीन पे -1 है, तो दो क्लोरीन पे कितना हुआ? -2। अगर यहाँ पे -2 है तो इसको कंपनसेट करने के लिए इस पे +2 आएगा। अब ये मिल गया हमको इसका चार्ज। नाउ लेट्स सॉल्व इट। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर ढूंढोगे आप और फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्या होगा ये? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या चार्ज ऑफ लिगैंड्स, यही रहेगा ना वो जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है। इस बार सीधे सीधे लिखता हूँ कि इसको हम लोग निकेल के चार्ज को मैं निकेल ही लिख देता हूँ। चलो, तो चार्ज ऑन निकेल प्लस 6 इंटू चार्ज ऑन अमोनिया, यही आएगा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच? द टोटल चार्ज, जो कि कितना है? +2। लेट्स सॉल्व इट। अब अमोनिया न्यूट्रल होती है, अमोनिया पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। आप देख भी सकते हो ना, किसी और से बॉन्डेड थोड़ी है ये। डन। साइनाइड देखो वहां पे पोटेशियम से बॉन्डेड था ना, तो जब टूट रहा था, जब ये टूटता है तो यहाँ से +1 -1, जब ये टूटेगा +1 -1, बराबर। पर अमोनिया किसी के साथ बॉन्डेड है क्या? तो न्यूट्रल ही है ना। इसीलिए अमोनिया का चार्ज कितना लिखूंगा मैं? 6 इंटू 0 इज इक्वल्स टू +2। देयरफॉर निकेल का चार्ज कितना आया? समझ गए? डन। निकालने आ गया। एक और करवा देता हूं। बाकी सारे एग्जांपल्स इन लोगों ने बिना काउंटर आयन वाले ही दे दिए। काउंटर आयन होगा तभी तो बच्चों को थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। K3Al थ्राइस। चलो ये वाला लेते हैं, हो सकता है आपके शायद किडनी में थोड़ा सा दर्द भी शुरू हो जाए। K3Al थ्राइस। अब इसमें आपसे इसके बारे में पूछा है। सबसे पहले थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्सलेट आयन है C2O4। और ऑक्सलेट आयन कहाँ से आता है? ऑक्सैलिक एसिड से आता है। ऑक्सैलिक एसिड क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4। ठीक, H2C2O4। ये आप लोग जो 11th में सबसे पहला टाइट्रेशन करते हो उसमें ये यूज भी करते हो, अभी ध्यान नहीं होगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए बताया ताकि अगर आपको, आप में से किसी को भी अगर इसका चार्ज नहीं भी पता है तो इसको यहाँ से तोड़ लो। एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो दो हाइड्रोजन पे +2, तो फिर ऑक्सलेट पे कितना आएगा? तो इस तरीके से आप एग्जाम में निकाल सकते हो। तो हर आयन के बारे में आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन कहाँ से आता है? ऑक्सैलिक एसिड से। और ऑक्सैलिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप इजीली उसका चार्ज एग्जाम में भी गेस कर सकते हो, क्योंकि कितना याद करके जाओगे। तो हर एक आयन के बारे में कुछ ना कुछ रेफरेंस रखो। इसीलिए मैंने साइनाइड के बारे में आपको वो बताया, ऑक्सलेट के बारे में ये बता रहा हूँ। मैं हर आयन के बारे में कोई रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? ताकि अगर एग्जाम में दिमाग से स्किप हो जाए तो आप उस रेफरेंस के थ्रू वो कैलकुलेट कर लो। समझा? अब ऑक्सिलेट आयन मिल गया, बाकी का काम तो सिंपल है, जस्ट ब्रेक इट। कैसे ब्रेक होगा ये? 3K+ और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या बचेगा? एल्यूमिनियम C2O4 थ्राइस। ठीक, यहाँ पे कितना है? +3 का चार्ज है, तो यहाँ पे कितना आएगा? -3। हमको बस यही वाले पार्ट से लेना देना होता है। मैं डायरेक्ट लिखूं, एल्यूमिनियम का चार्ज +3 इंटू C2O4 का चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना है? -3। एल्यूमिनियम का तो हम ढूंढ ही रहे हैं। 3 इंटू C2O4 का कितना बोला मैंने? -6। -6 उस साइड गया, +6 और -3। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना आएगा? कर लोगे? तो इसका मतलब अब आप लोग किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। जो जितने भयंकर वाले मैं करवा सकता था करवा चुका हूँ। प्लस आप लोग अगले लेक्चर में अगर कुछ और भी एक दो ढूंढ कर लाओ जो आपको टफ लगे तो पूछ लेना। ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर है? डन।
और अभी एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जिसमें ये सारा नॉलेज आपको यूज करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आया भी है, इनफैक्ट वो तो आईआईटी तक में पूछा गया, वो इतना इंपॉर्टेंट है। ये जितना कुछ भी आप सीख रहे हो ये सब अभी आपको थोड़ी देर में यूज करना है। चलो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट सीख लिया हमने, सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है? द नंबर ऑफ ligand atoms attached with CMA। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ लिगैंड एटम्स। आप एग्जाम में क्या याद करके जाओगे? नंबर ऑफ लिगैंड्स। बस वहीं पे सब कुछ खराब होगा। कैसे खराब होगा देखो अभी। जैसे अगर मैं अभी वही सबसे इजिएस्ट से शुरू करता हूं, K4FeCN6, ठीक। अब अगर किसी ने आपसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया, पहला काम तो वही होगा कि इसको उसके काउंटर आयन से सेपरेट करो। 4K प्लस FeCN6 -4, बराबर। अब जैसे ये सेपरेट हो जाए तो ये जो आयरन है ना, यही है ना आपका CMA। नाउ यू हैव टू सी कि ये CMA कितने लिगैंड से बॉन्डेड है। सेपरेट क्यों कर दिया? वरना कई बार बच्चे एग्जाम में इसको भी जोड़ लेते कि ये भी तो 4 है ना, पहले उसको सेपरेट कर दो। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो जिसके साथ बचा हुआ है ना, वो देखो कि वहां पे उसने कितने बॉन्ड बनाए। तो इसका बॉन्ड कैसे बनेगा? आयरन ऐसे है, यहां मैं ऐसे 6 साइनाइड्स बना देता हूं। तो बताओ ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कितने लिगैंड एटम से बॉन्डेड है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6। अब यहाँ पे मैं CN लिखने जा रहा हूं, मैं डॉट लगा के लिख देता हूं, नहीं तो तुमको लगेगा ये भी साइनाइड है ये भी साइनाइड है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है इज इक्वल्स टू 6, बिकॉज दिस सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड टू 6 लिगैंड्स एटम। अब ये 6 लिगैंड एटम वर्ड याद रखना कि कहां पे ये प्रॉब्लम देता है। मान लो अगर इसी को मैं आपको ऐसे लिख दूं, इमेजिनरी एग्जांपल बना रहा हूं तो इसको बुक से मैच मत करना, कि अगर ये Fe होता और यहाँ En ट्वाइस होता, और यहाँ मैं कुछ भी यहाँ पे 4 बार लिख दो, +x -x जो भी तुमको लिखना, -x लिख लो, चलो मुझे 4 बार से लेना देना नहीं है। अब अगर डायरेक्टली मैंने पूछा कि बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक, कितने लिगैंड से बॉन्डेड है, ये काउंटर आयन भी नहीं दिया मैंने, कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना ही लिखा, डायरेक्टली आपसे पूछा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो गलती क्यों होती है? क्योंकि आपको एग्जाम में ये याद आना चाहिए कि ये En क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर इथिलीन डायमाइन। ये इथिलीन डायमाइन का एब्रिविएशन है। जैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये तो इथिलीन डायमाइन है, तो आप उसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लोगे, ये रहा फॉर्मूला। और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपको ये याद आना ही चाहिए कि इट इज इन बाइडेंटेड लिगैंड। ये कौन सा लिगैंड है? बाइडेंटेड लिगैंड है ये। और बाइडेंटेड लिगैंड में एक ही लिगैंड दो बॉन्ड बना सकता है, बराबर। तो इसका मतलब एक इथिलीन डायमाइन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो यहां मैंने कितने लिए? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? सोचो ये आ सकता था क्या अपना, अगर अपने को ये सारी बातें नहीं क्लिक हुई होती तो हम तो 2 लिख कर आ जाते हैं ना, बिकॉज वी वुड हैव थॉट कि जब 2 लिगैंड्स दिख रहे हैं तो 2 बॉन्ड बने होंगे। लिगैंड्स की डेंसिटी डिसाइड करती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, बराबर। लास्ट लेक्चर में डेंसिटी पढ़ाई थी ना, मोनोडेंटेड हो सकता है, बाइडेंटेड हो सकता है, ट्राइडेंटेड हो सकता है। अगर एग्जाम में गलती से आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जैसे अगर एक और इमेजिनरी एग्जांपल बनाता हूं मैं, मान लो CA में कोई भी ले लिया मैंने, निकेल ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, आयरन ले लिया, कुछ भी ले लिया, और उसके साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया EDTA, और यहाँ पे कुछ भी रैंडम चार्ज डाल देता हूँ मैं, -x ही ले लेता हूँ, चलो। अब मैंने आपसे इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया तो आप तो देखोगे कि एक ही लिगैंड है। उस टाइम पे आपको ये याद रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, क्योंकि EDTA हेक्साडेंटेट लिगैंड है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। लास्ट टाइम इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। तो इसका ये इसकी डेंसिटी कितनी है?
6, ये हेक्साडेंटेट है, बराबर। हेक्साडेंटेट मतलब ये अकेला ही एक सिंगल एडीटीए 6 बॉन्ड बनाता है, और वो बॉन्ड कितने बनाता है वो हमको गिनने हैं, लिगैंड्स कितने ये नहीं गिनने हैं। अब सोचो वहां पे मैंने स्टार मार्क क्यों लगाया था, कि अगर गलती से भी आपने लिगैंड्स गिन लिए तो आप तो गिनोगे कि 2 लिगैंड्स है तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 लिगैंड्स है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसा नहीं है। इसमें ये लोग कॉम्बिनेशन भी बना बनाकर पूछते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको एक सीएमए दे और सीएमए के साथ में यहाँ पे ईएन लिख दे और यहाँ पे Cl2 लिख दे, और कुछ इस तरह का आपको मिल जाए, और यहाँ पे माइनस कुछ भी ले लो, ठीक। तो अब ये एक कितने के बराबर है, 2, ठीक। इसके पास 2 लिगैंड्स एटम होते हैं और ये 2, तो 2 और 2 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4। सिर्फ बिना चार्ज के लिखना है, समझ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, तो अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके पहले मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर के, एक दो रियल वाले सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे CuCl2En ट्वाइस, चलो ये मेरे वाले तो इमेजिनरी थे ना, अब कुछ रियल वाले सॉल्व करते हैं। चार्ज कितना दिया है भाई, चार्ज है सिर्फ प्लस, और दूसरा वाला इरिडियम है। चलो इसी का ट्राई कर लो, ठीक है। अब मैंने जितना करवा दिया, अब और करवा के कोई मतलब नहीं है। इसी का आंसर आ गया तो फिर आपका सब आंसर आ ही जाएगा। बताओ इसका कितना आएगा, 1 इथिलीन डायमाइन इज इक्वल्स टू 2 डोनर एटम्स, और अपने को एटम्स देखने हैं, बराबर। तो ये एक ही 2 के बराबर हो गया, अपने पास तो 2 है, तो इसी से 4 डोनर एटम्स आ गए, प्लस 2 आए क्लोरीन से। सो द टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। डन। तो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है, कि आपको डेंटिसिटी याद है या नहीं। अगर आपको डेंटिसिटी नहीं याद है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ही नहीं सकते। यहां तक सब ठीक है। अब ये सारा नॉलेज यूज करोगे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में। लेट मी चेक कि इसके ऊपर अकेले सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चंस आए हैं क्या। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे आए हैं, ठीक है। सीधे सीधे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे ही क्वेश्चन आया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है एंड में बताऊंगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है उसको मैं अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ गया मतलब आज का आपको पूरा लेक्चर समझ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको EAN भी बोलते हैं। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिख दें कि कैलकुलेट EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे आप, इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ये दोनों पूरे आने चाहिए। कोई बुक से ही ले लेता हूं ताकि आप लोगों का सीधा सीधा एग्जाम का ही कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सोचो बनाया क्यों गया होगा। कॉलेज में अगर ये चैप्टर हुआ है तो आपने पूछा कभी, कुछ सुना इसके बारे में कि व्हाई वी डिड कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नहीं सुना। तो इसका फॉर्मूला लिख लो पहले तो, इट इज Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है, वेयर Z is of course atomic number of central metal atom. What will be X? X is the number of electrons lost by CMA, या अभी अभी जिसको मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बोला ना, वो आपको जैसा भी देखना वैसे देख लो। Y is what? It is the number of electrons donated by ligands। किसी और नाम से बुला सकता हूं इसको मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो यही बता रहा था ना। चलो अब ये सॉल्व करने के लिए आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जनरली वो डी ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा, 3D ग्रुप के एलिमेंट्स लेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा उनका एटॉमिक नंबर याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ। लोगों ने इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, शेक्सपियर बन जाते हैं लोग, मैंने उसको सीधे सीधे याद किया। ये मैंने डायरेक्टली याद कर लिया, जैसे ही दिख रहा वैसे ही पढ़ दिया मैंने, शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन। अब आप चाहें तो इस पे शेक्सपियर बन सकते हैं, आप इस पे अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। कई टीचरों ने इस पे बहुत फूहड़ कविताएं भी लिखी हैं, बहुत भद्दी। तो अगर आपको वो सब खेलना है तो वो खेलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैंने उसको डायरेक्टली रख लिया, जैसा पढ़ने में आ रहा वैसे ही पढ़ डाला। शक्ति वन मन फेको निकुंजन वैसे ही दिख रहा है। अब इसमें से किसी एक का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, है ना। शक्ति वक्र मन फेको निकुंजन जो है वही पढ़ दो। कविता बनाओगे फिर कविता रटोगे तो ये तो आपने काम डबल कर दिया ना। फिर भी अगर आप देख लेना, अगर आपको कोई कविता ही सुननी होगी तो आप बना लेना इसकी कुछ भी, आप इंटरनेट पे भर भर के। अब इनमें से किसी एक का एटॉमिक नंबर आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। मुझे आयरन का हमेशा पता रहता है क्योंकि आयरन के साथ एक कोइंसिडेंस है। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में किसी चीज का जब नंबर हम लोग देखते हैं ना तो जो भी 2 डिजिट नंबर होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो इसका नंबर क्या बनेगा 8, और 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न। अब आप सोचोगे सर कहां से बात कहां लेकर जा रहे हो, बट इट इज अ ग्रेट कोइंसिडेंस कि एस्ट्रोलॉजी में जो सैटर्न का हर एक प्लैनेट का कोई ना कोई मेटल होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न का जो मेटल है वो मेटल आयरन ही है। तो इसीलिए मुझे ये बात हमेशा याद रहती है कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर है उसको अगर आप ऐड करोगे तो जो नंबर आ रहा है वो नंबर किस मेटल से कनेक्टेड है, आयरन से ही कनेक्टेड है। ठीक, तो अब ये कोइंसिडेंस है, मुझे इसकी वजह से याद है। आपको अगर ये कोइंसिडेंस याद रखना है तो कोइंसिडेंस याद रखो, या अगर आपने 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो इसके ऊपर एक फेमस क्वेश्चन बनता है, इसका 29 है, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अलग है। तो हो सकता है आपको उसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर याद आ जाए, या फिर इसका याद आ जाए ये 24 है, या फिर ये याद आ जाए क्योंकि ये 30 है। ये जिनके बारे में मैंने लिखा ये सब फेमस वाले हैं। क्यों फेमस वाले हैं? जिंक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि आपका पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा गलत है, पूरा बोगस गोबर चीज है। उसमें से एक बड़ा रीजन ये भी है, रखा कहाँ गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, पर ये है कौन सा एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये सारे के सारे ट्रांजिशन है तो तुम तो यही सोचोगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं है। ये ऐसी बहुत सारी गोबर बातें, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो वो सब बताऊंगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पीरियोडिक टेबल का चैप्टर एटलीस्ट आपकी बुक से फाड़ देना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा कभी किसी बच्चे की कविता के साथ भी इतना नहीं हुआ है कि इतनी फालतू कविता लिखी गई हो। बच्चों की कविताएं देखिए ना आपने, कितनी छोटी मोटी बातें, एकदम बचकानी बातें लिखते हैं, ये उससे भी ज्यादा बचकाना है। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरा ही टेबल बकवास है, देयर इज नो यूज। बस सबको सनक चढ़ गई है, सब एक कंपटीशन में भाग रहे हैं। वो ऐसा होता है ना कि अगर आप क्लास से निकलो और आपके आगे से 2 लड़के भाग रहे थे, आपने उनके साथ भागना शुरू कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग कि भाई वो क्यों भाग रहे हैं, और अगर वो भाग भी रहे हैं किसी रीजन से तो मैं क्यों भागूं। बट इतना सोचने के लिए, इतना करने के लिए भी तो आपके पास टाइम होना चाहिए ना। पीरियोडिक टेबल के साथ सेम हुआ है, हर कोई पढ़ रहा है इसलिए सारे लोग पढ़ रहे हैं, नो बडी क्वेश्चंस इट। 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, एक से बढ़कर एक सवाल मैंने उठाए, कोई आंसर नहीं है, कुछ नहीं है। वो आज भी आपके सिलेबस में 5 चैप्टर है इसके ऊपर, और आप बेफालतू में पढ़े जा रहे हो, उससे कुछ आउटकम नहीं निकलने वाला है, बस चल रहा है। क्योंकि हर किसी को लगता है कि अब इतने लोग पढ़ रहे हैं तो सब पागल थोड़ी होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ मैं पागल हूँ, एक बार फैसला हो ही जाए फिर। ठीक, पीरियोडिक टेबल के मेरे सवालों के जवाब जब आप लोग बड़े हो जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, आपको ढूंढने होंगे। अभी के लिए तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो अब या तो आप क्रोमियम याद कर लो, 24 है, क्योंकि 11th में ये स्पेशल क्वेश्चन है कि इसका एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन अलग है। सेम क्वेश्चन इस पे भी है, तो या तो आपको ये दोनों याद होने चाहिए, या तो जिंक याद होना चाहिए क्योंकि वो ट्रांजिशन में होते हुए भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, और या तो फिर मेरे लिए ये कोइंसिडेंस ही हमेशा काम करता है कि मुझे हमेशा ये 26 याद होता है। इनमें से कोई एक भी याद हो गया तो फिर बाकियों का आप निकाल लोगे। जैसे अगर ये 26 है तो ये 25 होगा, फिर ये 24, ये 23, 22, 21, 27, 28 बन गए ना। तो आप कैसे भी जो भी तिकड़म लगाना है आप लगा लो, पर आपको एटॉमिक नंबर ये वाले सारे के सारे याद होने चाहिए। 99% इन्हीं में से कोई मेटल आपको एग्जाम में आएगा। रेयरली ऐसा होता है कि कोई दूसरा एलिमेंट यूज किया जाए, तो एटलीस्ट आपको ये तो याद करके जाना है, इतना ठीक है।
अब आ जाओ, मान लो अब वही जो बार बार दे रहा हूं पहले उसी से शुरू करते हैं। चलो FeCN6 -4 ये मिल गया आपको, K4 FeCN6 -4। आपसे पूछा गया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, Z। Z क्या है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है 26, पहले आपने 26 लिखा। देन अब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो लिखा है ना मैंने, तो अभी जो मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में पढ़ा है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आएगा तो ये सॉल्व होगा आपसे। अब समझा ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब लगाओ, जितना भी पूरा दिमाग लगाया था पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये देखो एक साइनाइड का -1, तो 6 साइनाइड के -6, यहाँ पे आ रहा है -6 इक्वल्स टू है -4। तो फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूं कि -6 में से सिर्फ -4 बचे, +2। हाँ है ना, क्योंकि जैसे ही +2 लूंगा, +2 -6 कितना हो जाएगा, -4। अगर ये शॉर्टकट आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो जैसे मैंने प्रीवियसली सिखाया उस हिसाब से कर लेना, लिख लिख के। डन। जिसको समझ गया वो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयरन का चार्ज कितना आया, +2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, चलेगा। देन प्लस वाई, वाई मतलब लिगैंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूं। अब यहाँ पे याद रखना कि आपको इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, तो जो भी कोऑर्डिनेशन है इसका 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर देना, डबल कर देना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगा। क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अपने को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है, बॉन्ड्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक ही बॉन्ड बनाते हैं, बराबर। तो इसीलिए अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर से जा रहे हो तो 2 इंटू कर देना। तो यहाँ पे कितने हैं 6, तो 6 का डबल 12। ये बात समझ में आई है 12 कैसे आया। अब इसको सॉल्व करो, 26 - 2 24, 24 + 12 36, बराबर। चलो और अब एग्जांपल पे एग्जांपल सॉल्व करते जाओ। और देता हूं, एंड में जो इसके बारे में बताऊंगा बहुत स्टनिंग होगा, वो आपने कभी ना सुना होगा ना आपको पता होगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द आपके टीचर्स को भी वो बात नहीं पता होगी, एंड आई प्रॉमिस कि आपका दिमाग घूम जाएगा सुनने के बाद। हो सकता है आप में से कुछ लोग बुक फाड़ के जला दे, एनीथिंग इज पॉसिबल। CuNH3 2+, CuNH3 ये काउंटर आयन के साथ भी इस पे सवाल पूछा जा सकता है, उसके बिना भी पूछा जा सकता है। निकालो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा। कॉपर का कितना है 29, माइनस यहाँ पे चार्ज निकालो, अमोनिया का तो 0 होता है ना, तो इसका मतलब यही चार्ज आएगा इसके ऊपर, फिर तो कुछ सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं। डन। यहाँ पे 4 लिख दूं, प्लस लिगैंड्स कितने 4, एक लिगैंड्स के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिगैंड्स के 8, 29 - 4 इज 25। अच्छा सॉरी, अरे 4 के 8 ही होंगे ना, 16 कहां से हो जाएंगे, डरा देते हो, बराबर। नाउ 29 - 4 25, 25 + 8 33। डन। क्यों ऐसा 30 बोलकर आप एकदम ऊंचे सुर पे रुक क्यों गए। मैंने क्या गलत लिख दिया था, मैंने चार्ज गलत लिख दिया क्या, +2 का चार्ज है, बुक में +2 है, मैंने लिखते टाइम यहाँ पे +4 कर दिया, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। यहाँ +2 है, तो अगर वहां +2 है तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा +2, तो 29 - 2 इज 27, 27 + 8 इज 27 + 8। नहीं आ रहा अपने को वो भी, अरे मुझे भी नहीं आ रहा, जल्दी बोलो 35। ठीक है, ये आंसर है। आपको एंड में पता चलेगा कि मुझे कैसे पता चल गया कि मैंने कोई गलती की है, मुझे क्यों लगा कि मैंने गलती की है, वो आपको एंड में बताऊंगा। अरे मैं तो 33 लिखकर भी छोड़ के जा सकता था ना, तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद मैंने गलती की है, फिर मैंने क्यों आकर चेक किया कि मेरे से लिखने में कोई गलती हुई है क्या, उसका आंसर आपको एंड में दूंगा। देन सब एक ही जैसे एग्जांपल दिए इन लोगों ने, कुछ ऐसा धमाकेदार एग्जांपल नहीं मिल रहा है। एक तो 75 बार इन लोगों ने FeCN6 ही सॉल्व करवा डाला है, उनका मन ही नहीं भरता उससे। क्या बोलते हो दोस्तों, कोई धमाकेदार तो मिल नहीं रहा। अब ये कॉपर की जगह एक जगह कोबाल्ट डाल दिया, ठीक है वही करवा देता हूँ मैं भी, क्या करूँ। कोबाल्ट NH3 +4, पहले क्वेश्चन रीचेक कर लेने दो वरना फिर से गलती कर दूंगा मैं। कहाँ गया, कोबाल्ट NH3 +3 की जगह 4 लिख दिया था, इस बार फिर कुछ ना कुछ कांड होने वाला था, बच गया। चलो सॉल्व करो, कोबाल्ट का कहाँ गया,
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 27 माइनस चार्ज, ये तो जीरो ही है तो यही इसका चार्ज हो गया। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ होना तो चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और प्लस 6 टूजा इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं 12। जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कब फंसोगे जब बाइडेंटेट होगा। याद रखना अगर बाइडेंटेट होगा तो पहले तो डबल करोगे तो बॉन्ड मिलेगा, फिर डबल करोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बात आई समझ में? हमको यहाँ पे क्या लेना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड्स। एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर अगर बाइडेंटेट रहा तो वो तो बनाता ही 2 बॉन्ड है ना, तो उसके तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। बाइडेंटेट है इसलिए पहले तो आप एक की जगह डबल मानोगे कि वो एक नहीं 2 बॉन्ड बना रहा है, और फिर एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 से कितने आए होंगे 4। तो अगर मान लो एक एग्जाम्पल से समझो, अगर नहीं समझ रहे तो कोई भी एक CMA ले लो, ठीक, और यहाँ पे मैं EN लिख देता हूँ। तो अब बताओ इसका ये वाला पार्ट Y कितना होगा इसका EN का, 1 दिख रहा है ना। अभी तक तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, पर यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। क्यों? क्योंकि पहले तो ये बाइडेंटेट है तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा 2, और जितने बॉन्ड होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, अब ये बात समझ में आ गई। ट्राइडेंटेट रहा तो 3 से मल्टीप्लाई, बराबर। अगर ट्राइडेंटेट रहा होता ये तो हम लोग उसको एक में ही कितने बॉन्ड आते 3 बॉन्ड, तो 2 3 यहाँ पे कितना आया होता तब 6। अब ये क्लियर है? यहीं पे फंसते, बोर्ड में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, ये NET JEE में पूछते हैं कि वो लोग जानबूझकर वहां पे बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट। और अच्छा आपको ये भी अंदाजा आ गया होगा कि सारा ट्रिक बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट यही सब में है, क्योंकि बाकी तो ये तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर आपको फंसाना है तो मैं जानबूझकर क्या करूंगा कि कोई भी एक CMA ले लो और यहाँ पे लिख दो EDTA। अब बच्चे का दिमाग चलना चाहिए कि भाई ये हेक्साडेंटेड है तो पहले तो ये बनाएगा ही 6 बॉन्ड्स, तो 6 बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बराबर। हमको ये नहीं देखना कि ये 1 है और 6 बॉन्ड बनाता है तो 6 ही है इसका Y, इसका Y कितना होगा 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये इतना लंबा कैलकुलेशन कर लोगे पक्का, 2-3 बार वीडियो को प्ले करके देख लेना। चलो इसको सॉल्व कर दो, 27 माइनस 3 26, 24 प्लस 36 हो गया सॉल्व। तो अब इसी तरह के और भी एग्जांपल, बाकी तो इससे भी सिंपल सिंपल है ना। अब मैंने आपको कहा था कि आई विल टेल यू समथिंग व्हिच इज वेरी स्टनिंग। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के 2 फायदे हैं, ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है। पहला, इसको पूछने का फायदा ये है कि आप एक ही क्वेश्चन पूछोगे लेकिन बच्चे को पूरा बेसिक्स आना चाहिए, और ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क के लिए आता है। तो एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर पूछता एक ही क्वेश्चन है, पर देखो वो इनडायरेक्टली आपसे कितना सब कुछ पूछ लेता है। क्योंकि एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बच्चे को पहले तो इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, फिर उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उसको लिगैंड्स के चार्जेस पता होने चाहिए, वरना वो निकाल नहीं पाएगा। साइनाइड पे -1 था, ऑक्सलेट पे -2 था। तो आप सोचो कितना लंबा कैलकुलेशन है ये, बराबर। अगर किसी बच्चे को ऑक्सलेट का चार्ज ही ना पता हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकाल पाएगा, तो ये सॉल्व होगा। तीसरी बात, Y निकालने के लिए बच्चे को सारे लिगैंड्स की डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन करने आना चाहिए, तब जाके उसको Y मिलेगा। तो ये 3 टर्म्स देखने में देखो कितने छोटे लगते हैं, पर उसके अंदर जितना मैंने तुमको पढ़ा है मोर देन 80% सब कुछ इसमें आ जाता है। जो भी आपने अब तक सेकंड लेक्चर तक पढ़ा है सब कुछ मोर देन 80% इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क के लिए आता है, क्योंकि इतना ही तो सॉल्व करना है। तो कोई देखेगा तो उसको लगेगा अरे यार ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस सोचो इसमें नॉलेज कितना इन्वॉल्व है। यहाँ तक तब पहुंचोगे जब एटॉमिक नंबर पता होगा, यहाँ तक तब पहुंचोगे जब लिगैंड्स का चार्ज भी पता होगा, उसका कैलकुलेशन भी आएगा, और यहाँ तक तब पहुंचोगे जब आपको लिगैंड्स की डेंसिटी पता होगी। तो सब कुछ जब याद कर लोगे तब इसको सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन कहाँ तक आता है, IIT तक पूछा जाता है, क्योंकि जितना छोटा दिख रहा है मैं उसको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ। आई कैन मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज लिगैंड्स, अलग अलग बाइडेंटेट मोनोडेंटेट को मिक्स करके डाल दो, बच्चे को पूरा क्लिक होना चाहिए उस टाइम पे कि ये वाला मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, तो इसका इतना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका इतना इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर। सब सुन लिया? लगता है ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब सुनो वो स्टनिंग फैक्टर, रॉन्ग है ये है वो स्टनिंग बात। पूरा गोबर लिखा है मैंने बोर्ड पे, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये कॉन्सेप्ट तब इन्वेंट किया गया था जब लोगों ने इनसे सवाल पूछा। वर्नर ने सबसे पहली थियरी दी थी कॉम्प्लेक्स की। तो जो कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वर्नर पहले थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, ठीक। तो जब वर्नर के थ्रू हमको पता चला कि भाई एक अलग ही तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं,
तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और नॉर्मल कंपाउंड में फर्क क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और नॉर्मल कंपाउंड में मेटल की वैलेंसी का फर्क होता है। इसमें मेटल अनाप शनाप वैलेंसी के बॉन्ड बनाता है। यहाँ देख लो, कभी 6 बॉन्ड, कभी 4 बॉन्ड, कभी आयरन को 6 बॉन्ड बनाते देखा है तुमने अदरवाइज। तो यहाँ ये अनाप शनाप बॉन्ड बना रहा है। तो लोगों ने पूछा इसका रीजन क्या है, क्यों ये इतना ज्यादा अपनी वैलेंसी से भी ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, अदरवाइज तो ये नहीं करता। नॉर्मल सॉल्ट्स में तो ये लोग अपनी वैलेंसी के हिसाब से बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ ये वैलेंसी का चक्कर ही गायब है, जिसको जितने मन कर रहे हैं वो उतने बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों ऐसा? तो इसका जो सबसे पहला जवाब हमने ढूंढा था वो ये था कि हर एक मेटल तब तक लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। वो सवाल तो बेसिकली यही हुआ ना कि एक सीए में कितने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है या कितने लिगेंड्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उनके शेयर करेगा, बराबर। तो इसका आंसर हम ये ढूंढ रहे थे कि सीए में 2 लिगेंड्स के साथ जाएगा कि 4 के साथ कि 6 के साथ। हमने पहला जो कंक्लूजन निकाला था वो ये कि वो तब तक लिगेंड्स के साथ इलेक्ट्रॉन लेगा जब तक कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नियरेस्ट नोबल गैस जैसा ना हो जाए। तो ये हमने सबसे पहले ढूंढा था। हमको लगा कि कोई भी मेटल उतने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है जितने लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो किसके बराबर हो जाए, नियरेस्ट नोबल मेटल के बराबर। तो ये सब के सब किसके जैसा बनना चाहते हैं, इनके ग्रुप में जो आगे चलकर नोबल मेटल आता है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं लोग। तो इसी बेसिस पे हमने ये थियरी बना दी, बराबर। हमने सॉल्व करना शुरू किया। अब स्टार्टिंग में सारी चीजें सही भी आ रही थी, हर एक मेटल बराबर उतने ही लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना रहा था जितने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाने के बाद उस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नियरेस्ट के बराबर हो जाता था। तो हमको लगा कि अच्छा, तो इसने 6 के साथ क्यों बनाया, इसने 6 के साथ क्यों बनाया, उसने 4 के साथ क्यों बनाया। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको किसके बराबर पहुंचना है, नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पहुंचना है। आगे चल के थियरी गलत निकल गई। बाद में हमको ऐसे कई कॉम्प्लेक्सेस मिले जिसमें कोई लेना देना ही नहीं कि ये लोग किसके साथ क्यों कितना बॉन्ड बनाते हैं। देयर इज नो लॉजिक। अब दिक्कत ये है कि ये बात पता चलने के बाद भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की थियरी आपकी बुक से नहीं हटाएगी। That is scientifically wrong concept, totally absurd concept, कोई लेना देना नहीं, एकदम फालतू चीज है। पर आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया क्योंकि ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है। अब या तो मैं 1760 सवाल पूछूं या तो सिंपल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ लूं, वही बच्चा जवाब दे पाएगा जिसका पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्टिंग का अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में साइंस की वजह से नहीं है, एग्जामिनर्स की वजह से। एग्जामिनर्स ने इसको रॉन्ग होते हुए भी अभी तक सिलेबस में एकदम अच्छे से संभाल के रखा हुआ है कि बच्चों को टॉर्चर करेंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन बच्चे को राइट साइंटिफिक नॉलेज देना नहीं है। हमारा इंटेंशन है कि हम बच्चे को टॉर्चर करेंगे, ऐसा कुछ पूछेंगे कि हमारा बच्चा आंसर ही ना दे पाए। हमारे टीचर्स पुराने टाइम पे, मैंने सुना है, बस देखा तो मैंने तब भी नहीं है, पुराने टाइम पे सुना है संत जैसे होते थे। अभी वाले सबके सब सैडिस्ट है। सैडिस्ट पता है क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसको दूसरे को दुख देने में बहुत मजा आता है, उसको बोलते हैं सैडिस्ट। एक सैडिस्ट इंसान अगर किसी को मारे तो वो सिर्फ उसको चाकू घोप के भागेगा नहीं, वो चाकू घोप के फिर उसको और 4 बार चाकू घोपेगा। हो सकता है कि वो मरकर सामने लाश पड़ी हो, उसको और 20 बार चाकू घोपेगा। इसको बोलते हैं सैडिस्ट। इनको चीजों को खत्म करने से ज्यादा उन चीजों को बहुत बुरी तरीके से खत्म करने में मजा आता है। और अगर ये लेक्चर कभी कोई मेरे फेलो टीचर्स देखें और अगर आपके कोई फ्रेंड्स देखें तो आप उनसे ये सवाल पूछना कि अगर सर जो कुछ बोल रहे हैं अगर ये बात गलत है तो ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में 2 गालियां, पर अगर मेरी बात सही है तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जो रॉन्ग है। और अच्छी बात ये कि आपको कहीं किसी को नहीं पता होगा, आप अपने कॉलेज के टीचर से पूछो, उसको पता भी नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। यहाँ पे देख लो ना, सबके अनाप शनाप आंसर आएंगे। देखो 36, 30, वो देखो 35। आपकी बुक में 1760 आपको मिल जाएंगे, जिसमें से किसी का 34, किसी का 35। हमने ये सोचा था कि ये हर कोई तब तक बॉन्ड बनाएगा जब तक कि इसके इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाए, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर। तो ये सब कोई लिगैंड्स के साथ बॉन्ड बनाए जा रहे हैं। अब किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, किसी को 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है नियरेस्ट तक पहुंचने के लिए तो वो उस हिसाब से बॉन्ड बनाएगा। स्टार्टिंग में हमने ये सोचा और 2-4 सॉल्व पे ये बात सही भी निकली, पर बाद में ये टोटली रॉन्ग हो गया। और इसके लिए आपको कोई गूगल, विकिपीडिया कुछ सर्च मारने की जरूरत है, अपनी बुक ही देख लो, हमारी बुक में ही देख लो, सबका आंसर 36 नहीं आएगा। अगर ये बात सही है तो फिर तो सबका आंसर सेम आना चाहिए ना। और जब सबका आंसर गलत ही आ रहा है तो अब आप पूछो मेरे से कि सर फिर इसको पढ़ क्यों रहा है। हर फॉर्मूले को पढ़ाने का कोई रीजन होता है ना। पाइथागोरस हम लोग पढ़ाते तो कोई रीजन है ना। अब बिना रीजन के अगर मैं पाइथागोरस पढ़ूंगा तो आप बोलोगे कि मैं क्यों पढ़ूं।
इसका कोई लॉजिक नहीं, इसको पढ़ाया गया था, बनाया गया था इसको यही समझाने के लिए कि इससे आप ये पता कर सकते हो। जैसे अभी रैंडमली अगर आपने मेरे से पूछ लिया, सर मान लो कि निकल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, तो सर निकल कितने लिगैंड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो अगर किसी को ये रूल पता है तो वो बता सकता है। वो 2 मिनट में सोच लेगा कि निकल को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नियरेस्ट तक पहुंचने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसका हाफ कर दो, तो पता चल गया कि वो कितने लिगैंड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ यार, इससे हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि कौन सा मेटल कितने बॉन्ड्स बनाएगा लिगैंड्स के साथ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिस वॉज जस्ट आर प्राइमरी गेस, जो बहुत पहले रॉन्ग हो चुका है। सारे बड़े टीचर्स इसके बारे में जानते हैं, जितने भी गधे आजकल पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ वहां से बुक से ही ढापा हुआ, उनको कुछ नहीं पता, सब पढ़ाए जा रहे हैं और ये एग्जाम में भी आता है। इनफैक्ट कैलकुलेट लो, तुमको क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। मार्च 2017 में आ चुका है, यही वाला आया पहले, तो देखो मार्च 2017 में एक तो यही आ चुका है, दूसरा क्रोमियम CO6 ये एक आया है, बस 2 ही आए थे। तो इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर ठीक है ना, अगर एक क्वेश्चन बर्बादी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्रोमियम कितना है अपना, कहाँ गया, 24 माइनस, बोलो x कैसे निकलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 0, चार्ज दिख रहा है क्या कुछ भी, प्लस 6 2 आया 36, तो देखो बार बार 36 आ रहा था ना, तो बस इन लोगों को लगा कि बार बार 36 आ रहा है ना, तो ये लोग शायद उतने बॉन्ड बनाते हैं जिससे कि ये 36 पहुंच जाए, तो वो 35 क्यों पहुंच गया। और भी बहुत सारे भरे हुए हैं आपके बुक में, वो तो एकदम इजी वाले, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं, आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं। अगर आप लोगों ने ये सवाल बाहर नहीं पूछे तो आपके सिलेबस में से और बहुत सारी गलतियां, ये चैप्टर पे तो मैंने पुराना वीडियो भी बताया ही है, जिसमें जी लिखा हुआ है, उसका मीनिंग वगैरह सब बना के डाला हुआ है, 1.5-2 साल पुराना वीडियो, आप वो भी देख लो। नहीं पता किसी टीचर को, और कोई इतना एफर्ट नहीं लगाता, जो लिखा हुआ है जैसा लिखा हुआ है सब पढ़ा के खत्म कर देते हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए अब सिर्फ ये काम बचा हुआ है। नाउ इट्स योर जॉब कि आप इस पे सवाल पूछें, हर टीचर से पूछो कि जब ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, जब इसका कोई आउटकम नहीं है, जब इससे हम कुछ नया नहीं सीखेंगे तो क्या कर रहा है। और चलो सिर्फ सिलेबस में होता तो हम लोग पढ़ के छोड़ देते हैं, तो एग्जाम में भी आ चुका है, सो इट कैन गेट रिपीटेड। अगर मेरा ये लेक्चर कोई अच्छी अथॉरिटी ना सुने तो ये वापस से आएगा, तब आप भी माथा फोड़ रहे रहोगे कि 1-2 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना सारा पढ़ो, क्वेश्चन एकदम बोगस है, गोबर है, कोई यूज नहीं है। अब समझ में आई बात, ये था वो स्टनिंग फैक्टर, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, किसी का कुछ भी आंसर आता है, मोस्ट ऑफ का आंसर 36 आएगा, बट जो कंक्लूजन निकालने गए थे, अब तो वो कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं ना। कंक्लूजन तो यही निकालने गए थे कि हम गेस कर लेंगे, अब कहां से गेस कर लोगे, किसी का कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलो तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया, मैंने तो फॉर्मूले को ही फॉलो किया ना, और भी 2-4 करवा देता हूँ जिनका 36 नहीं आएगा। देखो गलत सॉल्व किया क्या मैंने, नहीं, आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपको, हाँ वो मुझे इसीलिए पता था, हाँ वो मुझे इसीलिए पता था क्योंकि मुझे पता था कि इसका आंसर 36 के नियर में जाएगा, और मैं 36 से बहुत दूर था, तो मुझे इसीलिए पता था या तो 37 आ जाए, तो 35 आ जाए। 33 मैंने कभी पढ़ा ही नहीं ना, इतने साल से पढ़ा रहे, तो हमको ये भी तो आदत पड़ जाती है कि आंसर क्लोज जाएगा। अब मैं बहुत दूर चला गया तो मुझे वो खटक गया कि यार इतना दूर कैसे चला गया मैं, तो कुछ तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी। और भी देख लो, इसमें आपको एक और बता देता हूँ जिसका आंसर रॉन्ग है, ताकि जो लोग सिर्फ वीडियो देखें उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं होगा ना, बेचारों के पास, बच्चों के पास टाइम नहीं रहता, बस इसी बात का फायदा उठाते हैं टीचर्स, जो जिसके मन में आता है पढ़ा देता है। ये ले लो, CuNH3 4 सॉल्व किया है क्या मैंने, CuNH3 नहीं सॉल्व किया है ना, हाँ CuNH3 4 नहीं, यहाँ पे नहीं सॉल्व किया ना, इस वक्त बोर्ड पे नहीं है ना, वो ऊपर का चार्ज अलग है, इसका जो अभी वाला दे रहा हूँ उसका चार्ज है CuNH3 4 +2 है। तो यार फिर ये ले लो एफिशिएंसी, हाँ Fe6 -3 ले लो एक, ये मैंने बार बार तुमको ये वाला सॉल्व करवाया ना, इसी का आपकी बुक में एक दिया हुआ है, सेम टू सेम, सिर्फ चार्ज अलग कर दिया। Fe6 यहाँ पे -3 है, ये तो ऑब्वियस आप समझ ही गए रहोगे कि इसका आंसर कहाँ से आएगा। जब -4 पे 36 आया तो -3 पे चाहे जो आए, 36 तो नहीं आएगा ना, फिर भी चलो सॉल्व करना है तो कर ही लेते हैं भाई। 26 माइनस बाकी सब तो सेम ही रहेगा, सेम कहाँ से रहेगा, इसका चार्ज निकालो कितना आएगा, ये -6, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि -3 बचे, +3 लेना पड़ेगा ना,
+3 -6 तभी तो -3 बचेगा। ये हमारा टोटल होता है, इन दोनों का सम होता है ना ये, बराबर। तो यहाँ पे +3 लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो 3 और 6 है तो कर दो सॉल्व। 26 - 3 23, 35 आया क्या 36। तो अब अगर अब ये तो सीधे सीधे दिख रहा है दोनों का कंपैरिजन, और मैंने आपकी बुक से लिया है, कोई रैंडमली नहीं बनाया, तो अब इससे अच्छा क्या प्रूव दूं। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखना। चलो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।